आज मैं अशोक कुमार विश्वास पुनः आपके समक्ष नए वीडियो के माध्यम से नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। देवधरती स्वास्थ्य सेवा संस्थान में आपका स्वागत है। आदिकाल में मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया। आयु निर्धारित हुई। मनुष्य अपने जीवन काल में अपने शरीर को स्वस्थ रखकर अपनी आयु को पूर्ण करके ब्रह्म में विलीन हो जाए, यही मोक्ष होता है। शरीर स्वस्थ रहे, शारीरिक मानसिक ऊर्जा से परिपूर्ण शरीर में आत्मा शांति और आनंद के साथ ब्रह्म में विलीन हो जाए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन मस्तिष्क स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने ज्ञान को व्यवस्थित रूप से जीवन शैली, आचरण, व्यवहार, कर्म का ज्ञान दिया। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन मस्तिष्क शांति के लिए जो ज्ञान को आयुर्वेद कहा गया। शरीर इस ज्ञान को कर्म रूप में आयुर्विज्ञान बताया गया। आयुर्विज्ञान, साइंस ऑफ लाइफ, इस ज्ञान से हम शरीर का उपचार करते हैं। आयुर्विज्ञान, साइंस ऑफ लाइफ, इसमें भौतिक ज्ञान, फिजिकल साइंस तथा आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस होता है। आज हम भौतिक ज्ञान से शरीर का चिकित्सा उपचार करते हैं। हम आज शिक्षा में, जूनियर क्लासेस में, विज्ञान के पुस्तकों में पढ़ाया गया है, हमारा शरीर एक यंत्र है जो हर पल संचालित होती है, जिसमें हम कर्म करते हैं। जूनियर क्लासेस में ही शिक्षा में शरीर की संरचना के बारे में बताया गया है। शरीर एक यंत्र है, हड्डियों को ढांचा स्ट्रक्चर है जो 360 जोड़ों से बनी हुई है। हड्डियों के टुकड़े को आपस में जुड़े होते हैं। इसकी संरचना सीधी एलाइन 180 डिग्री है। इस ढांचे में विभिन्न अंगों का स्थापित किया गया है जो सीधी एलाइंड है। ये अंग मस्तिष्क, आँख, कान, नाक, मुंह, गला, फेफड़ा, हृदय, लीवर, प्लीहा, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, किडनी, प्रोस्टेट, गर्भाशय इत्यादि है। शरीर के ढांचे के अंदर सारे अंग दो धमनियों द्वारा जुड़ी हुई है, बंधी हुई है। धमनियाँ रसीली होती है। धमनियाँ रसीली फ्लेक्सिबल डबल ट्यूब होती है। शरीर का केंद्र नाभि है। नाभि से ही दो धमनियाँ खून बनाने वाले अंगों से खून को सारे विभिन्न अंगों में पहुंचाती है। खून प्रवाहित होता है, खून से सारे अंगों में संचालित होती है। इसके संचालन से ही हम कर्म करते हैं। हम वैज्ञानिक तरीके से शरीर का उपचार करते हैं। शरीर जो हर पल संचालित होती है, इसके संचालन में विकार उत्पन्न होता है, जिससे हम अंगों को कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न होता है। शरीर बीमार हो जाता है। बीमार शरीर में ऊर्जा का ह्रास होने लगता है। ऊर्जा से ही शरीर का संचालन होता है। शरीर एक यंत्र है। वर्तमान काल में यंत्र का निर्माण इंजीनियर करता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों से गतिशील यंत्र का निर्माण होता है। इसके संचालन में विकार उत्पन्न होता है। इन विकारों को दूर करने के लिए इसका उपचार करते हैं। उपचार, सर्विसिंग, ओवरहाउलिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस तथा यंत्र को व्यवस्थित करके रिकंडीशन करके पुनः संचालन करते हैं। यंत्र के निर्माण, संचालन, रिपेयर, ओवरहाउलिंग, सर्विसिंग के लिए मैकेनिक, फिटर, टेक्नीशियन होता है जो यंत्र का इंजीनियरिंग करता है। मैकेनिक इसका उपचार करता है। इसके उपचार
करने के ज्ञान मैकेनिक को होता है। एक मैकेनिक के लिए उपचार करने के लिए ज्ञान को बताने जा रहा हूँ। एक मैकेनिक के लिए शरीर को उपचार करने के लिए ज्ञान को मैं बताने जा रहा हूँ। मैकेनिक को शरीर के बनावट के बारे में तथा इसके विभिन्न अंगों के बारे में, इसके संचालन करने के कलपुर्जों का ज्ञान होना चाहिए। शरीर का केंद्र नाभि है, शरीर का केंद्र नाभि है। नाभि से ही दो नाड़ियाँ निकलती है। खून बना रहे अंगों से खून को दो धमनियों द्वारा शरीर के हर अंगों में खून पहुंचाती है। शरीर का प्रत्येक जोड़ बंधी हुई है। हड्डियों के अंदर बाहर से जोड़कर पैर तथा हाथ के अंगुलियों तक खून पहुंचाती है। हाँ। इनकी शाखाएं दो धमनियों से शाखाएं निकलती है जो शरीर के हर कोशिकाओं में खून पहुंचाती है। ये शाखाएं निकली है सब, जो हर शरीर में हर कोशिकाओं में खून पहुंचाती है। इन शाखाओं के भौतिक रूप से गणना नहीं कर सकते। शरीर के कोशिकाओं का गणना नहीं कर सकते। शरीर का उपचार करने के लिए, इसके संतुलन इक्विलिब्रियम को चेक करने के लिए, बैलेंसिंग अलाइनमेंट, संतुलित यंत्र शरीर को विकार, इसके कलपुर्जों में विकार उत्पन्न होने से होता है। यंत्र असंतुलित अनबैलेंस हो जाती है, शरीर बीमार हो जाता है, शरीर में दर्द होने लगता है, मलमूत्र विसर्जन में कठिनाई महसूस होने लगती है, बुखार होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, शरीर बीमार हो जाता है। इसके उपचार हेतु बैलेंसिंग चेक करने के लिए हम प्राकृतिक तरीके से कर्म करके इसको संतुलित कर देते हैं। शरीर को रिकंडीशन कर देते हैं। एक मैकेनिक द्वारा शरीर को संतुलित करने की क्रिया को मैं अपने पिछले वीडियोज़ में प्रदर्शित किया हूँ। बच्चों से लेकर बड़ों, लड़कियों से लेकर औरतों के शरीर को बैलेंस करने की क्रियाओं को मैं पिछले वीडियोज़ में प्रदर्शित किया हूँ। शरीर का केंद्र नाभि है तथा पुरुष के शरीर में छाती पर दो निपल होते हैं। ये दो निपल होते हैं। छाती के ये दो निपुण, जिसे हम आध्यात्मिक भाषा में नाम हमारे शास्त्रों में दिया गया है, मैं इस नाम से प्रदर्शित कर रहा हूँ। छाती के बाएं तरफ निपुण को इंगला, दाहिने तरफ के निपुण को पिंगला कहते हैं। शरीर में रीढ़ के हड्डी के अंदर जो यंत्र का धुरा है, जो खोखली होती है, इसके अंदर नाड़ी होती है, उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। मैं अगले वीडियो में नाड़ियों का वर्णन आपके हमारे शास्त्रों और संहिताओं में दिया गया है, बताऊंगा। एक मैकेनिक शरीर के बैलेंसिंग चेक करने के लिए नाभि से दोनों निपुलों की दूरी को नाप करता है। नाभि से दोनों निपुलों की दूरियों को नापता है, पैमाइश नाप करता है। जो शरीर संतुलन होने पर दोनों दूरियां बराबर होती है। ये दोनों धमनियां शरीर के हर अंगों से जुड़ी हुई होती है। ये दोनों धमनियां शरीर के हर अंगों, ये दोनों धमनियां शरीर के हर अंगों से जुड़ी हुई है। ये लाल नीला दो धमनी है, जड़ी होती है।
शरीर के किसी भी अंग में, किसी भी जोड़ में तनाव उत्पन्न होने पर दोनों निपुण की डोरियों में फर्क हो जाता है। हाथ पैर एकदम बराबर है, इन हाथों के अंगुलियों और पैरों की अंगुलियों की डोरियों में फर्क हो जाता है। स्त्रियों के बैलेंसिंग चेक करने के लिए हाथ अंगुलियों के पैर की दूरी के नाप से बैलेंस होने पर बराबर होता है और संतुलित होने पर दूरियों में फर्क आ जाता है। इन दूरियों को बराबर करने के लिए जो क्रिया करते हैं उसे मैं अपने पिछले वीडियो में दिखाया हूँ। ये दो धमनियाँ इंगला पिंगला, ये दो धमनियाँ इंगला पिंगला नाभि से निकलती है। खून बनाने अंगों, ये नाभि से निकली खून बनाने अंगों, मस्तिष्क इधर खून बनाने अंगों में निकलकर फेफड़ा हृदय से होती हुई, फेफड़ा हृदय से होती हुई मस्तिष्क से होकर कंधों से गुजरती हुई रीढ़ के हड्डी से निकलकर हाथ और पैर के अंगुलियों तक पहुंचती है। शरीर के प्रत्येक जोड़ों के अंदर बाहर से बांध कर रखती है। नाड़ियाँ रसीली होती है। शरीर के अंगों में जोड़ों में तनाव उत्पन्न होने पर हाथ पैर की दूरियों में फर्क हो जाता है तथा नाभि से निपुणों की दूरी में फर्क हो जाता है। मैं शरीर को बैलेंस करने की क्रियाओं को पिछले एपिसोड में वीडियो में प्रदर्शित किया हूँ। शरीर के गले की ऊपरी भाग मस्तिष्क, शरीर के गले के ऊपरी भाग ये मस्तिष्क, आँख, कान, नाक, मुंह, गला में तनाव उत्पन्न होने पर अंगों में विकार उत्पन्न हो मस्तिष्क में जो नाड़ियाँ कंधे के जोड़ से गुजरती है, ये नाड़ियाँ में तनाव वहाँ आ गई। तनाव आने पर मस्तिष्क में, आँख में, नाक में, मुंह में, गले में तनाव उत्पन्न हो जाता है। अंगों में विकार उत्पन्न हो मस्तिष्क से जो नाड़ियाँ ये मस्तिष्क की ये जो नाड़ियाँ ये कंधों के जोड़ों से गुजरती हुई अगर इन जोड़ों के नाड़ियों को पकड़ लेती है, अगर नाड़ियों से गुजर रहा है, अगर इन जोड़ों में नाड़ियाँ पकड़ ली, चिपक गई तो विकार उत्पन्न होता है। अंगों में विकार उत्पन्न हो जाती है। यह पकड़ अनियंत्रित तरीके से कंधों में तनाव देकर सोने नाड़ियों के जोड़ों को पकड़ लेती है, जिससे मनुष्य पागल होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, ब्रेन फेल हो जाता है। नाड़ियों का तनाव आँख में आने पर आँख की बीमारियाँ, आईसाइट कमज़ोर हो जाती है, आँख की बीमारियाँ होने लगती है, मोतियाबिंद होने लगता है, ब्लैक फंगस होने लगता है, आँख टेढ़ा होने लगता है, आँख टेढ़ा हो जाता है। इन नाड़ियों के तनाव को दूर करें, आँख की समस्त बीमारियों को ठीक हो जाता है, आँख की सीधी हो जाती है। जड़ी बूटियों के उपयोग से मोतियाबिंद भी ठीक हो जाता है। नाक में तनाव आने पर सूंघने की शक्ति का ह्रास होने लगता है, महक नहीं लगती। मुंह में तनाव आने पर जीभ टेढ़ा हो जाता है, होने लगता है, मुंह टेढ़ा होने लगता है, दांतों की बीमारियां होने लगती है, मुंह के अंदर छाले पड़ने लगते हैं, कैंसर का रूप धारण करता है। गले में तनाव आने पर गूंगा होने लगता है, गले में गांठ गिल्टियाँ पैदा होने लगती है, घेघा पैदा होने लगता है, बाहर सर के बाहरी भागों में गांठ गिल्टियाँ उत्पन्न होने लगता है। इन नाड़ियों के तनाव फेफड़े में आता है, इन नाड़ियों का तनाव फेफड़े में आता है। फेफड़े में तनाव आने पर टीबी, अस्थमा, सांस की तकलीफ, सर्दी, जुकाम, खांसी इत्यादि होने लगती है। बुखार होने लगता है, डाइजेशन सिस्टम में फर्क पड़ती है, गैस बनती है, भूख नहीं लगती। इन नाड़ियों के तनाव हृदय में आती है।
इससे ब्लड प्रेशर की बीमारी होने लगती है, एंजाइना पेन होने लगता है, हार्ट अटैक के हमेशा चांसेस होने लगते हैं। इन नाड़ियों के तनाव से पेट के अंदर के अंगों लीवर अग्नाशय, पेट के अंदर के लीवर अग्नाशय, गॉल ब्लैडर में आने से लीवर संबंधित बीमारियां होने लगती है। लीवर ही शरीर का सबसे बड़ा मुख्य अंग है। शरीर के किसी भी जोड़ में तनाव उत्पन्न होने पर यह तनाव लीवर में आती है। ये नाड़ी अगर यहाँ पकड़ी तो इसका तनाव लीवर में आएगा। हर नाड़ियों का जोड़ों में पकड़ होगी तो उसका तनाव लीवर में आती है। लीवर की कार्य प्रणाली बिगड़ जाती है, डाइजेशन सिस्टम फेल हो जाता है, पित्ताशय में पथरी हो जाती है, आंतों के विभिन्न बीमारियां, जलोदर, वासिर इत्यादि रोग होने लगता है। भूख नहीं लगती, एसिडिटी होने लगती है, बुखार होने लगता है, शुगर जैसे बीमारियां होने लगती है। पीढ़िया आमाशय में तनाव आने पर स्किन एलर्जी, दांत खाज, खुजली, साइरोसिस, सफ़ेद दाग, गलन कुष्ठ जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर में गांठ गिल्टियाँ निकलने लगती है। बड़ी आंत छोटी आंत में तनाव आने पर हार्निया, अपेंडिक्स, बवासीर जैसे रोग होने लगता है। किडनी में तनाव आने पर, पेशाब की थैली, किडनी में तनाव आने पर पेशाब करने में दिक्कत, पथरी होने लगता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में तनाव उत्पन्न हो, पेशाब में दिक्कत होने लगती है, धातु क्षीण होने लगता है, पुरुषत्व की कमी होने लगती है, आदमी नपुंसक होने लगता है, हाइड्रोसिल की बीमारी होने लगती है। गर्भाशय में तनाव उत्पन्न में, लड़कियों के गर्भाशय में तनाव उत्पन्न होने पर गर्भाशय के मुंह टेढ़ा हो जाता है। गर्भाशय की बीमारियां, लिकोरिया, अनियंत्रित मासिक धर्म का बंद हो जाना, गर्भाशय के बाहर आने लगता है। ये दो धमनियाँ कंधों के जोड़ों से गुजरती हुई मस्तिष्क से, कंधों से रीढ़ के हड्डी में से निकलकर कमर तथा पैर के अंगुलियों तक जाती है। ये नाड़ियाँ रीढ़ के हड्डी से निकलकर पैर तथा हाथ के अंगुलियों तक जाती है। दो धमनियाँ 14 जोड़ों में पकड़ सकती है। कमर अनियंत्रित होने पर, कमर में जोर लगाने पर जोड़ों की पकड़ आ जाती है। कमर में अगर जोर लगाया तो ये नाड़ियाँ पकड़ लेगी कमर के जोड़ों में। 14 जोड़ में पकड़ होती है नाड़ियों की। कमर दर्द, घुटने का दर्द, एड़ियों का दर्द होने लगता है। नाड़ियाँ कमर में पकड़ पर लीवर, किडनी, प्रोस्टेट इत्यादि को तनाव उत्पन्न करता है, जिससे मलमूत्र रोग, नपुंसकता की बीमारियाँ होने लगती है। इन नाड़ियों को जोड़ों में तनाव मुक्त करके बिना किसी दवा के ठीक हो जाता है। इस तरह शरीर के सभी दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसे बीमारियां, बुखार इत्यादि बिना किसी दवा के ठीक हो जाता है। इस तरह एक बीमार शरीर का एक इलाज में ठीक हो जाता है। इस प्रोसेस को मैकेनिक इसका रिपेयर और बराबरिंग मेंटेनेंस करता है। इस थेरेपी को हम फिजियोथेरेपी कहते हैं। इस फिजियोथेरेपी का ज्ञान प्राप्त करके सभी बीमारियों को बिना किसी दवा के दूर करे। अगर इस तनाव के कारण रोगों की उत्पत्ति हो रही है तो हमारे प्रकृति में औषधियाँ मौजूद है। रोगों को दूर करें, सभी रोग दूर करने की हमारे प्रकृति में सारी औषधियाँ मौजूद है। विषाणुओं को दूर करने के लिए सारी औषधियाँ हमारे प्रकृति में मौजूद है। यह फिजिकल साइंस है। फिजियोथेरेपी करके, खान पान व्यवस्थित करके सभी बीमारियों एवं रोगों को दूर करें। मैं अगली वीडियो में मेडिसिनल साइंस, मेडिकल साइंस, सर्जिकल साइंस और स्पिरिचुअल्स के साइंस के ऊपर बताऊंगा। हाँ।
बॉडी फिट तो माइंड हिट, ब्रेन सुपर हिट।